गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल रिफॉर्म मूवमेंट अर्थात समाज सुधार आंदोलन की अवधारणा। हार्वर्ड ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन जीवन के किसी क्षेत्र में नई व्यवस्था को लाने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास होता है। इनका जन्म यथाशक्ति के प्रति उभरे असंतोष से होता है तथा उसके स्थान पर किसी नए सामाजिक व्यवस्था या तंत्र की आशा से होता है। आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लोगों द्वारा बनाया गया दबाव है। स्मेल्सर के अनुसार सामूहिक आंदोलन से तात्पर्य मानकों तथा मूल्यों को बदलने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास होते हैं जो कि अक्सर लंबे समय तक हमेशा नहीं विकसित होते हैं। सभी सामाजिक आंदोलन सामूहिक क्रियाओं और प्रयासों के फल स्वरूप होते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी सामूहिक प्रयास किसी सामाजिक आंदोलन को जन्म दे पाएं। एक सामाजिक आंदोलन संभव है कि किसी क्रांति की तरफ अग्रसर हो या प्रेरित कर पाए। सामाजिक आंदोलन सामान्यतः लोगों तथा उनके सदस्यों को किसी बुराई से छुटकारा दिलाने या विशिष्ट उद्देश्य की तरफ स्थापित करने के लिए होता है। ये आंदोलन समाज के कुछ वर्गों को ही सम्मिलित करते हैं और समाज के कुछ भाग पर इनका प्रभाव दिखाई भी पड़ता है तथा सामान्यतः इनका परिणाम किसी परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता है। अगला नया हेडिंग आता है वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया अर्थात भारतवर्ष के महिला आंदोलन। भारत में महिला आंदोलन 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। आज़ादी, समानता और बंधुत्व के पश्चात विचार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से संभ्रांत वर्गों में फैलने लगे तथा इन्हें आगे बढ़कर महिला के प्रश्नों को उठाया और महिलाओं की स्थिति पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं की पितृसत्ता के खिलाफ तथा जेंडर अन्याय के मुद्दों पर संघर्ष और आंदोलनों को पश्चिम और यूरोपीय सभ्यताओं के मुकाबले काफी कमजोर पाएंगे। वास्तव में भारत की पितृसत्ता के खिलाफ अभिव्यक्ति काफी सुस्त रही है। 18वीं सदी में लिखी गई महिलाओं की रचनाओं के माध्यम से इसके खिलाफ कुछ असंतोष के स्वर तो दिखते हैं, परंतु किसी प्रकार का सक्रिय प्रतिरोध या विद्रोह देखने में नहीं आता है। भक्ति आंदोलन में सहभागिता करके महिलाओं ने एक प्रकार से पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाने की कोशिश की है। 19वीं शताब्दी के जरूर महिलाओं ने पुरुष प्रतिसत्तात्मकता विचारधाराओं के खिलाफ अपनी आवाज मुखर की। हालांकि ये जागरूकता भी स्वयं के अस्तित्व तथा आजीविका के लिए खुले तथा संगठित संघर्ष में परिणति हो सकी है। हालांकि हर जगह महिलाओं पर हो रहे अन्याय का प्रतिरोध कर जगह सुनाई दिया है। भारत में महिलाओं के आंदोलन को 3 लहरों में बांटकर देखा जा सकता है। पहली लहर 19वीं शताब्दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिखाई थी। 20वीं अर्ध शताब्दी तक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1960 के अंत तक महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता में उछाल देखने को मिलता है तथा इसकी दूसरी लहर सेकंड वेव कहा जाता है। 1970 के आखिर तक इसकी तीसरी लहर का जन्म हुआ जिसका केंद्र बिंदु महिला सशक्तिकरण बन गया। अगला पॉइंट आपका आता है प्री इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया द फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन्स मूवमेंट स्वतंत्रता पूर्व भारतीय महिला आंदोलन। विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक लेखों तथा विभिन्न लोकगीतों, कथाओं और कहावतों से पता चलता है कि महिलाएं शुरू से ही अधीनता का शिकार रही हैं। हालांकि कुछ छुटपुट विरोध के स्वर भी बीच बीच में उठते रहे हैं। भारतीय इतिहास में कई ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें महिलाओं ने स्थापित तंत्र के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मुक्ताबाई इत्यादि। प्रत्येक युग में महिलाओं ने इन गुलामी के बंधनों को तोड़ने की कोशिश की है। विभिन्न जातियों की महिलाओं ने भक्ति आंदोलनों में भाग लिया। कई साधु भी स्त्री पुरुष की समानता के लिए आगे आए। भक्ति
भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो जेंडर तथा जाति के भेदभाव से मुक्त था। अक महादेवी तथा जानकी मुख्य कवित्रियां बन गईं। भक्ति आंदोलन में साधुओं ने क्षेत्रीय भाषाओं तथा स्थानीय भाषाओं में साहित्य की खूब रचना की तथा उन्होंने पुरुष देवताओं की स्त्रियों साथियों की भी पूजा की थी, परंपरा डाली, जैसे लक्ष्मी नारायण, कृष्ण, राधा, विष्णु, लक्ष्मी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाया। अगला पॉइंट आता है आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड वुमेन, समाज सुधार आंदोलन तथा महिलाएं। 19वीं शताब्दी की स्त्रियों की शताब्दी कहना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस सदी में सारी दुनिया में उनकी अच्छाई, बुराई, प्रकृति, क्षमताएं तथा उर्वरा गर्मागर्म बहस का विषय रही थीं। यूरोप के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और उसके बाद भी स्त्री जागरूकता का विस्तार होना शुरू हुआ और शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बुद्धिजीवियों ने नारीवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी। भारत में भी खासतौर पर बंगाल और महाराष्ट्र में समाज सुधारकों ने महिलाओं में फैली बुराइयों पर आवाज उठानी शुरू की। इन दोनों राज्यों में ब्रिटिश शासन एवं उसका प्रभाव भी भारत के अन्य भागों में फैले हुआ। आमतौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन इस मुठभेड़ की ही उपज थी। उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था ने उस समय के प्रभावशाली समूह कुलीन, व्यापारियों, पटवारियों, अमीनों और लेखकों को मिलाकर एक बुर्जुआ वर्ग तथा मध्यम वर्ग तैयार करना शुरू किया। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से जब एक भारतीय बुर्जुआ का समाज तैयार हो गया तो इस वर्ग को अपने सुधार की जरूरत महसूस होने लगी। जात पात, बहुदेव पूजा, मूर्ति पूजा, ढोंग, पर्दा, बाल विवाह, सती प्रथा तथा अन्य कुरीतियों को आदिम तथा निष्कृष्ट मानते हुए उसके विरुद्ध सुधार अभियान शुरू किए गए। भारतीय महिलाओं के स्वतंत्रता से जुड़े दो प्रमुख प्रगतिशील आंदोलन के समूह जुड़े थे। पहला समूह जिसने समाज में व्याप्त गलत रीति रिवाजों और खिलाफ प्रजातंत्र आदर्शों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, वह था सुधारक समूह, तथा दूसरे समूह ने प्राचीन वैदिक समाज को पुनर्जीवित करने तथा उसके प्रजातांत्रिक मूल्यों को आधार पर कुरीतियों को दूर करने की बात कही। इन्हें पुनरुत्थानवादी कहा गया। पुनरुत्थानवादियों ने उपनिवेशवाद विरोधी जाति आधारित एक ऐसी महिमा मंडित परंपरा की खोज करने की योजना बनाई जिसमें समाज सुधारक स्वयं भी शामिल हो गए। अरुंधति मुखोपाध्याय इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पुनरुत्थानवादियों ने मुसलमानों को आक्रांताओं तथा मुगल शासन के दौर को हिंदुत्व के पतन का दौर बताया। हालांकि एक प्रभावशाली विमर्श करने में शासकों एवं पुनरुत्थानवादियों दोनों ने हिस्सेदारी की और फिर भी उनमें आपस में भी एक दूसरे से मतभेद था। सबसे पहले सुधार अभियान बंगाल में शुरू हुआ। यहाँ अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त नाम की भूमि सुधार ने किसानों के एक बड़े वर्ग को कंगाल बनाते हुए उन्हें भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में धकेल दिया। साथ ही ऐसे में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासकों में के वफादार पैदा करना था। इसके जरिए कुलीन लोग ब्रिटेन के कर्णवाद, उत्थानवाद और उपयोगितावाद के विचारों के संपर्क में आए। कलकत्ता एक विचारोत्तक बौद्धिक केंद्र के रूप में उभरा। सुधारकों में ज्यादातर प्रारंभिक अभियान यहीं के बुद्धिजीवियों द्वारा चलाए गए। कलकत्ता के अनेक आंदोलनकारी छात्र एच रेडियो के शिक्षक थे। वे ऐसे एंग्लो इंडियन थे जो स्वाधीनता तथा समानता की फ्रांसीसी क्रांति की अवधारणा से प्रभावित थे। इस आंदोलन को युवा बंगाल आंदोलन भी कहा गया है। स्त्रियों के सरोकार से संबंधित अनेक मुद्दे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में नारी आंदोलन के आधार बने तथा इसमें कई समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। राजा राम मोहन राय स्त्रियों को शिक्षित करने के महत्व पर सबसे पहले सार्वजनिक बहस राजा राम मोहन राय ने 1815 में स्थापित आत्मीय सभा द्वारा बंगाल में छेड़ी गई। उसी वर्ष उन्होंने बंगाली भाषा में सती प्रथा पर हमला बोलते हुए पहला लेख लिखा। सती उन्मूलन अभियान ब्रिटिश समर्थन पर आधारित और अल्पजीवी था, जबकि स्त्रियों की शिक्षा का आंदोलन भारतीयकरण हो चुका था। वह सदी के अंत तक चला। सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने वालों में राजा राम मोहन राय प्रथम थे। उनके प्रयासों और सती प्रथा के विरुद्ध हिंदू समाज सुधारकों के कड़े विरोध के चलते लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती उन्मूलन एक्ट पास किया। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एक कॉन्फ्रेंस बिटवीन एंड एडवोकेट फॉर एन एपोनेंट to the practice of burning Windies alive
लिखी 1815 में लिखी थी, जब उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को भाई की चिता में जबरन झोंक दिया गया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की समस्या की ओर ध्यान दिलाकर विधवाओं की दशा सुधारने का कार्य किया। इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने के लिए अभियान चलाया और बंगला में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्र सम्मत है। 1856 में इसका कानून भी पास कर दिया गया। अगला पॉइंट आता है जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े। इन्होंने समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय संगठन की स्थापना की, द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये सामाजिक आंदोलन को संगठित तरीके से गति प्रदान करने वाली पहली राष्ट्रीय संस्था थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दों को गंभीरता से उठाया। उन्होंने शंकराचार्य ने 1869 में प्रथम विधवा पुनर्विवाह में उपस्थित होने का आदेश भी दिया था। रनाड़े ने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किया। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने 1884 में लड़कियों को स्कूल भी खोला। अगला पॉइंट आता है महर्षि कार्वे। इन्होंने भी विधवाओं की दशा सुधारने के क्षेत्र में कार्य किया तथा शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह संगठन को पुनर्जीवित किया तथा हिंदू विधवा होम को शुरू किया। इन्होंने लड़कियों के साथ साथ विधवाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण स्थापित करने के उद्देश्य से इन्होंने अपनी पत्नी के निधन के उपरांत एक विधवा विवाह भी किया। कुछ पुनरुत्थानवादी भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण थे, जिसमें से दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद भी प्रमुख थे। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये स्त्री और पुरुष की समानता में विश्वास भी रखते थे। इन्होंने स्त्रियों की 16 वर्ष तक की शिक्षा की वकालत की तथा अनेकों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की। इसके बाद स्वामी विवेकानंद इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित होने से महिलाएं स्वयं ही अपनी समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से समाधान कर सकेंगी। उन्होंने लड़कियों को जल्दी शादी करने का विरोध भी किया। उनके अनुसार एक महिला को असामाजिक पारंपरिक संस्थाओं से दूर रहना चाहिए तथा उन्हें स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों का पाठ भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने भारत में महिलाओं के स्तर की गिरावट के ऐतिहासिक कारणों की खोज की और सामाजिक अधीनता को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि पूरे देश की प्रगति के लिए आवश्यक बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।